देखिए बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, पहले इसका मतलब समझ लिया जाए। आप जानते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं y इज इक्वल टू, मैं थोड़ा क्लास 12 से उठा रहा हूं, 2x प्लस 5, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ x y विल चेंज। अगर मैं x की वैल्यू चेंज करता हूं y चेंज हो जाएगा, यानी y इज द फंक्शन ऑफ x। ये आप जानते हैं। ये मैं बहुत बेसिक नहीं बता रहा हूं, लेकिन हल्का हल्का मैं बता रहा हूं। ठीक है, x और y बोथ आर चेंजेबल, तो यानी कि x भी आपका वेरिएबल है और y भी आपका वेरिएबल है। सही कह रहा हूं मैं? दोनों में अंतर यह है कि ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि y की वैल्यू जो है x पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर मैं x में बहुत चेंज कर देता हूं डेल्टा x, तो y में चेंज हो जाता है डेल्टा y। सिंपल सी बात है, इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y विल आल्सो चेंज। तो जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इफ दिस चेंज इज वेरी 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 स्मॉल, तो इसी को कहा जाता है dy by dx। ये आपने क्लास 11 से स्टार्ट किया होगा। इसको डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर एक बार डिफरेंशिएट किया तो इसका ऑर्डर 1 है। क्या ऑर्डर इसका है? 1 है। अगर आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो d2y by dx स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 है। अगर इसको 3 बार डिफरेंशिएट करो, 3 टाइम्स यू डिफरेंशिएट इट, इसका ऑर्डर क्या है? 3। मतलब ऑर्डर का मतलब होता है कि हाउ मेनी टाइम्स यू आर डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। y को आपने कितनी बार डिफरेंशिएट किया, तो ये तो हो गया ऑर्डर की बात। समझ में आ गई बात? तो यहां पर हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर की, यानी हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें मैक्सिमम d2y by dx स्क्वायर होगा, पहली बात। ठीक है, अच्छा, अब लीनियर क्यों कहते हैं? देखो, लीनियर के दो मतलब इसका कॉन्सेप्ट है। देखो ध्यान से, पहली बात, जो आपका dy by dx हो या d2y by dx स्क्वायर हो, इसकी होल पावर जो होती है उसको डिग्री कहते हैं। अगर यहां हम पावर 2 लिख देते हैं तो हम कहेंगे इट्स डिग्री इज 2। अगर पावर 5 लिख देते हैं तो हम कहेंगे डिग्री इज 5। तो यहां पर लीनियर में ये डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। पहली चीज, लीनियर की पहली पहचान ये है कि डिग्री जो डेरिवेटिव हो उसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, दूसरी बात, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y है ना। y और इसका डेरिवेटिव ये प्रोडक्ट में ना दिया हो कभी, ये ध्यान रखिएगा। तो लीनियर की पहचान क्या है? द डिग्री शुड बी 1, पहली चीज। ठीक है, दूसरी बात, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव ये प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। इफ इट इज इन प्रोडक्ट देन इट इज नॉट लीनियर। तो हम बात करेंगे लीनियर की, मतलब ये कभी मल्टीप्लाई में नहीं होंगे और इसकी होल डिग्री जो है 1 होगी। लॉजिक समझ में आया ये क्या होता है? ठीक है, अब हम इसको लिखते कैसे हैं? अगर कोई इक्वेशन में y हो, x हो और उसका डेरिवेटिव हो, उसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर किसी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसका डेरिवेटिव हो, तो वो इक्वेशन कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम आपसे कहें y इज इक्वल टू 2ax और हम आपसे कहें कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो, तो आपको याद होगा 11th क्लास वगैरह में, 12th वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि आप यहां से कांस्टेंट को गायब करते हैं। तो इसको आप जब एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 2a और इस 2a की वैल्यू यहां रख दोगे तो ये आएगा y इज इक्वल टू x इंटू dy बाई dx। ये फॉर्म हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, और हम अगर आपको ये इक्वेशन दे दें और आपसे कहें ये किस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको इंटीग्रेट करके हम ये इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, मतलब जिस इक्वेशन की वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो इक्वेशन कौन सी है? कौन सी वो इक्वेशन है? तो आप
उस प्रकार की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिसमें उसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि जिस इक्वेशन की वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे हमने कहा ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी है, ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें कि भाई हम आपको ये दे दें और आपसे कहें ये फाइंड करो, तो इसी को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। गॉट इट? अब अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की लिखी हो, मान लो इस टाइप की लिखी हो, a0 dny अपॉन dx टू पावर n प्लस a1 dn माइनस 1 y अपॉन dx टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 y अपॉन dx टू, राइटिंग समझ में आ रही है, प्लस an y इज इक्वल टू qx। अब बताओ इसको कितनी बार आपने डिफरेंशिएट किया? n टाइम्स, n टाइम्स, नहीं n टाइम्स भाई, देखिए n है ना, n माइनस 1 n टाइम्स डिफरेंशिएट किया ना आपने, ठीक है, वो तो स्टेप्स हैं 3-4। तो ये nth ऑर्डर है पहली चीज। क्या आपने इसकी होल पावर कहीं 2 देखी है आपने? 2, 3 कहीं देखी है आपने? होल पावर 1 है ना, यानी ये लीनियर है। अच्छा, कहीं पर y का मल्टीप्लिकेशन उसके डेरिवेटिव से है? नहीं है, तो ये nth नहीं, y का मल्टीप्लिकेशन, ये तो डेरिवेटिव है, ठीक है, यानी ये nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक, पहली बात, ठीक है। आपके जो a0 है, a0 है, a1 है, a2 है, अप टू an है, अगर ये कांस्टेंट है तो इसको कहेंगे nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। नहीं समझे? मतलब ये कांस्टेंट हो, जैसे ये 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे कोई नंबर लिखे हो, ठीक है। लेकिन अगर ये जो a0, a1, a2 है, अगर a0 है, a1 है, a2 है, an है, ये x के फंक्शन हो, यानी इसमें ऑल हो, ऑल या एनीवन, ऐसा नहीं सभी हो, कोई एक हो या सब हो, अच्छी बात है, तो उसे हम कहेंगे nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। आपके यहां दोनों टॉपिक हैं, ठीक है। हम अभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, इसमें कौन कौन से रिलेटिव हैं, इनके रिश्तेदारों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ये जो कांस्टेंट्स होंगे a0, a1, a2 अप टू an, ये आपके कांस्टेंट होंगे, दे आर नॉट द फंक्शन ऑफ x, ये 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखे होंगे, तो उसको कहेंगे nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। और अगर ये a0, a1, a2 ये सभी या कोई एक, ऐसा नहीं कि सभी x के फंक्शन हो, मतलब यहां x स्क्वायर लिख दिया जाए, यहां पर 2x लिख दिया जाए, यहां 5 लिख दिया जाए, तो आप इसमें कोई ना कोई x का फंक्शन आ गया ना, तो उसको कहते हैं nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब यहां पर एक आता है कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नोट करते रहिए इसको नहीं, जो भी बताया जाए उसको थोड़ा थोड़ा नोट करते जाए, चलिए ना, हाँ नोट कर लीजिए। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो जरा ध्यान से, अब ये होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या होता है? अब ये वर्ड थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, क्योंकि क्लास 12th में जो होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ाई गई थी उसमें कहा गया था कि आप कोई भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हो जिसमें इसकी जो डिग्री इस प्रकार की हो, x टू पावर n f x अपॉन y के फॉर्म में लिखी हो, याद है? या उसमें x और y की डिग्री सेम हो, सभी टर्म की डिग्री सेम हो,
तो उसमें y को हम vx लिख करके सॉल्व करते थे, वो था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां ये वो वाली चीज नहीं है, यहां पर है आपकी nth ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, अगर यहां पर मतलब होमोजीनियस, ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस लिक्विड वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। राइटिंग समझ में आ रही, चूंकि राइटिंग मेरी बड़ी गंदी है। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी हम सेकंड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, अभी हम nth ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से, अगर यहां पर जो राइट हैंड साइड है ना, q इज द फंक्शन ऑफ x, ये जीरो हो जाए, मतलब राइट हैंड साइड में कुछ भी ना दिया हो, जीरो गिवन हो, ठीक है, तो ये इक्वेशन जो बनती है, यानी a0 dn y अपॉन dx टू पावर n प्लस a1 dn माइनस 1 y अपॉन dx टू पावर n माइनस 1 प्लस so on प्लस an y, ये अगर जीरो हो जाए तो इसको होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और अगर जो qx का टर्म है वो जीरो के बराबर ना हो, समथिंग इज गिवन देयर, कुछ गिवन हो वहां पर, तब क्या करेंगे, तो इसको कहेंगे नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब चूंकि हमारा जो सिलेबस है वो सेकेंड ऑर्डर का है, तो हम अब वहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है। देखो यहां पर हमने कहा बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस n टाइम्स, तो इसका ऑर्डर आपने n बताया, तो सेकेंड ऑर्डर का मतलब डिफरेंशिएटिंग 2 टाइम्स। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है जिसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव जो 2 है, 2 से अधिक नहीं है, तो उसको हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए सेकेंड ऑर्डर कैसे क्या लिखा जाएगा, क्योंकि हम सिलेबस जो लेके चल रहे हैं वो सेकेंड ऑर्डर का लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो हम कोई भी कॉन्सेप्ट सेकेंड ऑर्डर तक ही बताएंगे। अब आपका यहां पर है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, अगर कोई इक्वेशन ऐसा लिखा हो a0 d2y बाई dx स्क्वायर प्लस a1 dy बाई dx प्लस a2y इज इक्वल टू qx, ऐसा लिखा हो, ठीक है, या तो ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो। देखो ध्यान से, a0x d2y बाई dx स्क्वायर प्लस a1x dy बाई dx प्लस a2x y इज इक्वल टू qx। दोनों में अंतर, ये x क्या इंडिकेट करता है, जो ब्रैकेट में x लिखा है इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, फंक्शन है। तो इक्वेशन 1 जो है ना, वो आपका है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट कोफिशिएंट, और इक्वेशन 2 जो है वो सेकेंड ऑर्डर है विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब अगर यहां पर दो चीजें, अगर यहां पर qx 0 है तो ये होमोजीनियस हो जाएगा, अभी हम बता चुके हैं, ठीक। अगर qx 0 नहीं है तो ये नॉन होमोजीनियस हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये तो हमने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उससे ऑर्डर क्या होता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है और वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होता है। आज का क्लास आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट पे जाएगा, ठीक है। एम हमारा क्या है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई गई है किसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके बनाई गई होगी। आपको याद होगा क्लास 12 वगैरह में पढ़ा होगा आपने, किसी भी इक्वेशन में जितने कांस्टेंट होते थे उतनी बार उसको हम डिफरेंशिएट करते थे, याद आया, और उस कांस्टेंट को हटा देते थे, उस कांस्टेंट को हम हटा देते थे। अब सिंपल सी बात है, जितनी बार आप डिफरेंशिएट करके उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाओगे उतनी बार इंटीग्रेट करके आपको वो इक्वेशन मिलेगी। अब यहां पर क्या होगा कि आई विल गिव यू द डिफरेंशियल इक्वेशन और हम कहेंगे सॉल्व करिए,
सॉल्व का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जिस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आपने वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है, वो इक्वेशन कौन सी थी, वो फाइंड करिए। ये हम आपसे कह रहे हैं, ठीक है। अब इससे सॉल्व कैसे किया जाता है, मैं सेकेंड ऑर्डर से ही बात करूंगा, मैं nth ऑर्डर की बात नहीं करूंगा, ठीक है। मतलब हम इक्वेशंस वाला नहीं बताएंगे, कोई भी इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की हम बताएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से हम चलेंगे। सुनो ध्यान से। इसका जनरल सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, जनरल सोल्यूशन किसका, सेकेंड ऑर्डर का। देखो ध्यान से, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे लिखा होगा, a0 d2y/dx स्क्वायर प्लस a1 dy/dx प्लस a2 इज इक्वल टू qx। हम विद कांस्टेंट कोफिशिएंट लेके चल रहे हैं। अब हमारा जो a1 a2 है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस ये कहते हैं कि इसका जो qx है इसको जीरो कर देते हैं, ठीक है। यानी कि पहले में क्या करेंगे, टेकिंग qx इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये भी हो सकता है qx पहले से जीरो, ये हो सकता है ना, वहां पर जीरो लिखा हो तो अच्छी चीज है। इसके बाद हम करते क्या है, जो आप जीरो कर देंगे तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, a0 d2y/dx स्क्वायर प्लस a1 dy/dx प्लस a2y इज इक्वल टू जीरो, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे क्या, कैसे करेंगे अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। जो सॉल्व करके हमको मिलेगा वो मिलेगा CF, क्या मिलेगा, CF। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अभी कैसे करेंगे हम बता रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि इसका यूज होता रहेगा सब जगह, तो दिक्कत ना आए, ठीक है। अच्छा, CF मिल गया आपको। इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड केस में क्या करेंगे, हम QX को लेंगे और निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। वो क्या होता है, 1/fd ऑफ QX। मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, या देखिए ध्यान से, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, a0 d2y प्लस a1 dy प्लस a2 इज इक्वल टू qx, ऐसे लिख सकते हो ना। आप जानते हैं d/dx को कैपिटल D इंडिकेट करते हैं, यानी इसको लिखेंगे a0 d2 प्लस a1 d प्लस a2 और y बाहर कर दें, चलेगा। ये जो d वाला है ना, यही fd है। ये क्या है, fd है। तो आप इससे निकलेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, कैसे निकलेगा अभी बात बताएंगे, ठीक है। अब आपको CF निकल आया, आपका PI निकल आया, तो जो जनरल सोल्यूशन इसका होगा, जनरल सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI, और यही आपका आंसर आ जाएगा। तरीका समझ में आया नहीं आया? अब कैसे CF, अच्छा सुनिए ध्यान से, सावधान। अगर हमने क्या कहा कि पहले आप QX को जीरो मान लेते हैं, है ना, ये भी तो हो सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले से QX जीरो नहीं हो सकता है। अगर पहले से जीरो हो जाएगा तो आपका PI जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो CF निकलेगा वही आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन होगा। तो लॉजिक पकड़ में आया, क्वेश्चन क्या रहा है, वो चाहे सेकंड ऑर्डर हो, चाहे थर्ड ऑर्डर हो, चाहे nth ऑर्डर हो, मेथड सबका यही लगने वाला है, ठीक है। अब चूंकि फिर PI निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, ये जनरल सोल्यूशन होगा। दो प्रकार के सोल्यूशन होते हैं, एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन, एक होता है जनरल सोल्यूशन। मतलब एक आपका होता है जनरल सोल्यूशन, क्या होता है, जनरल, और एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। देखो जनरल क्या होता है, आप यहां पर जब आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो तो कांस्टेंट लेते हो ना, C1 C2, वो तो कुछ भी हो सकते हैं, C1 C2 कुछ भी हो सकते हैं ना, एनी वैल्यू में भी, तो वो जनरल हो गया, वो जनरल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने C1 C2 की कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकाली कि इस केस में C1 5 होगा, C2 0 होगा, तो आपको कुछ गिवन कंडीशन होगी, उस गिवन कंडीशन से आपने देखा कि C1 C2 की वैल्यू आपने कुछ पर्टिकुलर निकाली,
तो पर्टिकुलर निकाल ली तो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया, नहीं समझे? मतलब जो एक फिक्स वैल्यू हो गई भाई। एक होता है कि जनरल आपने एक भंडारा रख दिया, जनरल सब लोग आ सकते हैं, कोई भी आ रहा है, और आपने कुछ पर्टिकुलर लोगों को इनवाइट किया तो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया जाता है। वहां आपसे नहीं कहेंगे कि आप CF निकालो, PI निकालो, वहां कुछ नहीं बोलेंगे आपसे, ठीक है। सावधान, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन मेथड इज नॉट टफ, लेकिन मेमोरी में रखना बहुत जरूरी है ना, कि आपको याद होना चाहिए कि स्टेप्स क्या होंगे। देखो तरीका क्या होता है, मैं सेकेंड ऑर्डर लेके चल रहा हूं, लेकिन थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है। देखो CF कैसे निकाला जाता है, देखो पहले CF निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं। यानी आज हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या होता है, जो QX होता है ना वो 0 होता है, मतलब पहले से 0 दिया होता है। अब देखो ध्यान से, जैसे आपका कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा लिखा हो, A0 dn प्लस A1 dn माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस an y इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है। d बोले तो d बाई डी एक्स को आप कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सावधान हम क्या करते हैं यहां पर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, एक नया इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। क्या उसको लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये डबल L होता है कि सिंगल L होता है, हम तो सिंगल L लिखते हैं। अब देखिए हम करते क्या है, कैपिटल D को हम यहां पर M मान लेते हैं। तो आपकी इक्वेशन को जैसे बनने वाली है, A0 m टू पावर n प्लस A1 m टू पावर n माइनस 1 प्लस an इज इक्वल टू 0, ये बन गई इक्वेशन। अब सिंपल सी बात है, आप यहां जब सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू निकलेंगी ना, नहीं निकलेंगी? m की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, m की वैल्यू रियल डिस्टिंक्ट हो सकती है, रियल इक्वल हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है। तो यहां पर पहला केस आएगा, अगर हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन लिख दें। भाई m की वैल्यू का मतलब क्या होता है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर वैल्यू ऑफ m कैसी है, रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि m की वैल्यू आ रही है m1 m2 m3 कुछ भी है, हम फिलहाल एग्जांपल जो लेंगे वो सेकेंड ऑर्डर का लेंगे, ठीक है। तो इसका जो CF होगा ना वो होगा y इज इक्वल टू, चूंकि अब जरा देखो ध्यान से, इसका जो सोल्यूशन निकलेगा वो CF होगा, CF ही सोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें निकलना नहीं, 0 होगा। आप चाहो तो निकाल सकते हो, मतलब आप चाहो तो निकाल सकते हो। तो y इज इक्वल टू होगा C1 e टू पावर m1x प्लस C2 e टू पावर m2x प्लस C3 e टू पावर m3x प्लस सो ऑन। इस प्रकार से आपका जनरल सोल्यूशन इसका निकलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसका एक एग्जांपल ले लिया जाए, है ना, एक एक एग्जांपल लेते जाएं। अब चूंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में हम बात कर चुके हैं, इसलिए सुन लीजिए ध्यान से। आपका ये CF निकला है, क्या निकला है, ये CF निकला है। और ये जो इक्वेशन लिखा है ना, ये जो अंदर लिखा है ये कहलाता है FD। तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो 1/FD ऑफ QX, और Q तो यहां पर 0 है क्योंकि राइट हैंड साइड में कुछ दे नहीं हुआ है। तो आपका जो सोल्यूशन निकलेगा वो y इज इक्वल टू CF प्लस PI होगा। मतलब आपका C1 e टू पावर m1x प्लस C2 e टू पावर m2x प्लस सो ऑन, ऐसे निकलेगा। समझ में आई बात? नहीं है मतलब अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो आप चाहो तो जो CF निकालोगे वही सोल्यूशन आपका होगा, आप PI मत निकालो, ठीक है। अगर एग्जामिनर चाहता है कि PI भी निकालो तो आप कहेंगे दिस इज CF, PI इज 0, दिस इज सोल्यूशन। हैव यू गॉट इट? तो टेक वन एग्जांपल और इसको कैसे लगाएंगे, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो CF ही आपका सोल्यूशन होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, d2y by dx स्क्वायर प्लस 3dy by dx
प्लस 3 dy बाई डी एक्स माइनस 10y इज इक्वल टू 0। इसमें दिया है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसमें हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो 2 बार है, यानी ये सेकेंड ऑर्डर का है। ठीक, पहली चीज, इसके जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ठीक है, और डेरिवेटिव की होल पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव की होल पावर 1 है, यानी कि लीनियर है। कहीं पर भी y का मल्टीप्लीकेशन dy बाई dx के साथ नहीं है। हमने क्या कहा था, y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। y x पर डिपेंड करता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन कहीं पर भी डेरिवेटिव के साथ नहीं है, तो लीनियर हो गया जाकर के। और राइट हैंड साइड पहले से 0 गिवन है, तो आपका यही सोल्यूशन जो होगा, यही सोल्यूशन होगा, यही CF होगा और यही सोल्यूशन होगा। समझ में आई बात नहीं आई? सबसे पहले इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो लिखने का तरीका क्या है। इसको लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 10 y इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात नहीं आई? अब आप क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ए ही लिख दें ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, d की जगह m लिख देते हैं, तो m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हम चूंकि क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक की ही हम बात करेंगे, हम सेकंड मतलब क्वाड्रेटिक मतलब सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने का एक तरीका तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है। जब फैक्टर नहीं होते हैं तो हम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, और श्रीधराचार्य याद है ना आपको, माइनस डी, हाँ मालूम है ना श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अमेरिका श्रीधराचार्य नहीं पढ़ाता है, वो कहता क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है। ठीक है, हमारा एक स्टूडेंट यूएस में है, हमने उस दिन बताया कि हमने कहा ये श्रीधराचार्य फार्मूला है। ही हैज आस्क्ड टू हिज प्रोफेसर कि सर दिस इज श्रीधराचार्य फार्मूला गिवन बाय इंडियन मैथमेटिशियन। बोले नो इट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो श्रीधराचार्य नहीं बोलते, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। खैर, फिलहाल फैक्टर करना आपको आता है ना। 10 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 3 आ जाए, याद है 5 2 10, तो यह आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 2m। फैक्टर मालूम है, बता दें कैसे आया। m कॉमन हो जाएगा तो m प्लस 5 आएगा, माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, m प्लस 5 हो जाएगा, यहां m प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, m माइनस 2 0 हो जाएगा। एक बार आप m प्लस 5 को 0 करेंगे तो m की वैल्यू आएगी माइनस का 5, और एक बार m माइनस 2 को 0 करेंगे m की वैल्यू आ जाएगी 2। अब बताइए, जो m की वैल्यू निकली है दे आर रियल, दे आर डिस्टिंक्ट, तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही सोल्यूशन होगा। लेकिन आप लिखेंगे कैसे, CF इज इक्वल टू C1 e टू पावर माइनस 5x प्लस C2 e टू पावर 2x। हैव यू गॉट इट? और यहां पर पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या निकलने वाला है, 0। चूंकि यहां जो QX है वो ऑलरेडी 0 है। एक मिनट, QX ऑलरेडी यहां 0 है। ठीक है, तो आपका जो जनरल सोल्यूशन निकलेगा वो होगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI, मतलब y इज इक्वल टू C1 e टू पावर माइनस 5x प्लस C2 e टू पावर 2x। हैव यू गॉट द तरीका? आप चाहो तो इसी CF को सोल्यूशन ले सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन मेथड तो ये है कि भाई PI निकालो आप पहले। भाई PI क्या होता है, 1/FD ऑफ QX होता है ना। चूंकि QX यहां पर 0 है, QX है नहीं, तो PI 0 निकलने वाला है। तो रूल तो यही है भाई, PI निकालिए आप। लेकिन नहीं निकालना चाहते, बोले मेरी मर्जी, मैं नहीं निकालूंगा तो ना निकालू। ठीक है, तो ये हो गया कि जब आपके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और अलग अलग हैं। समझ में आई बात? दूसरा रूल देखिए, आपको जो भी एग्जांपल देंगे सेकेंड ऑर्डर का ही देंगे, ध्यान रखिएगा। अब कहते हैं रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं, तब क्या करेंगे आप? मान लेते हैं नेक्स्ट वैल्यू है कि रूट्स बोले तो वैल्यू ऑफ m, जो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहे हो उसमें जो m की वैल्यू उसके बारे में बात कर रहे हैं, और रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब देखो, जैसे हम तो क्या सेकेंड डिग्री की बात कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं,
आपकी m की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है ना। अब देखो मान लेते हैं कि एक m1 m2 के इक्वल है, इसको m मान लिया आपने, ठीक है, और एक और वैल्यू m3 है, अलग है, ये भी हो सकता है ना। भाई आपका मान लिया 3 डिग्री का है, डिग्री बार बोल रहे हैं, ऑर्डर की बात कर रहे हैं, 3 ऑर्डर का है, m की 3 वैल्यूज हैं, तो 2 इक्वल हो सकती है, तीसरी अलग हो सकती है। तो इसका तरीका देखो क्या होता है CF निकालने का। 2 इक्वल वैल्यू है ना, इसके लिखेंगे C1 प्लस C2x e टू पावर mx प्लस C3 e टू पावर m3x। समझ में आनी है। अगर 2 रूट्स इक्वल हैं तो उसके लिए C1 प्लस C2x लिखा जाएगा 2 रूट्स के लिए। अब मान लीजिए आप, ये तो तब आएगा जब ऑर्डर 3 होगा, मान लीजिए ऑर्डर 4 होता और आप कहते m1 m2 और m3 इक्वल है, 3 रूट्स इक्वल हो गए, और इसको मैंने मान लिया m, इन सबकी वैल्यू मानी m, और मैंने कहा m4 अलग है, तो CF जो निकलेगा, अब देखो 3 रूट्स इक्वल है ना, तो 3 रूट्स के लिखा जाएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e टू पावर mx प्लस C4 e टू पावर m4x। अब ऐसे जितने भी रूट्स इक्वल होंगे मेथड निकाल लेंगे ना, मेथड पकड़ में आ गया ना। भाई अगर 4 रूट्स इक्वल होते तो नहीं, हम तो यहां सेकेंड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। नहीं, ये रूल होता है, ये रूल होता है, अगर 2 है तो 2 कांस्टेंट, 3 है तो 3 कांस्टेंट, 4 है तो 4 कांस्टेंट। अगर m1 m2 m3 m4 इक्वल हो जाते तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर C4x पावर 3 एक और टर्म बढ़ता। तरीका समझ में आ गया। अब इसको एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल सेकेंड ऑर्डर का ही लेंगे। इसमें रूट्स क्या निकलने वाले हैं, रियल एंड इक्वल। अब इक्वल में 2, अब चूंकि आपके पास क्वाड्रेटिक है, सेकेंड ऑर्डर है, तो 2 ही रूट्स निकलने वाले हैं। जैसे मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, हमने कहा सॉल्व d2y बाई dx स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 2dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू 0 है, यानी जो आपका qx है ना यहां पर, वो 0 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालूंगा ही। अब वो कैसे निकलेगा अभी फिलहाल जरूरत नहीं हमको है, क्योंकि यहां तो 0 आने वाला है, मेथड आगे बताया जाएगा। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे d2 माइनस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। एक्चुअली में ये fd कहलाता है, जो d का फंक्शन है, y इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमने कहा था कैपिटल D को आप m मान करके एक ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला, कैसे निकालेंगे, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अगर ध्यान से देखो कि m माइनस 1 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी अगर आप देखिए कि m माइनस 1 इक्वल टू 0 और m माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 बार m की वैल्यू आ गई, यानी m की वैल्यू 1 और 1 आ गई। तो रूट्स कैसे हो गए, रियल एंड इक्वल। तो आपका जो CF निकलेगा वो क्या निकलने वाला है, C1 प्लस C2x e टू पावर 1x। समझ में बात नहीं है। और चूंकि हमने कहा कि जब एक क्वेश्चन आएगा तो अब ऐसा तो आपसे कहेंगे नहीं कि आपके वो CF निकालिए, तो आप यहां कहेंगे जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो होता है 1/fd ऑफ qx, और qx चूंकि 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 हो जाएगा। ये करना ही है आपको। अब वो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा, जब qx की बारी आएगी तब हम बताएंगे, ठीक है। तो आपका जो जनरल सोल्यूशन होगा, चाहे आपको सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे कहो जनरल सोल्यूशन, चाहे कहो कंप्लीट सोल्यूशन, यानी जनरल सोल्यूशन कहिए या इसे कंप्लीट सोल्यूशन कहिए, बात वही है, या आप सोल्यूशन कहिए, जो भी आप कहना हो। क्या होता है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF हो गया आपका C1 प्लस C2x e टू पावर x प्लस PI 0 है, तो आपका यही आंसर आ गया। समझ में बात आई। तो इसमें रूट्स कैसे हो गए आपके, रियल एंड इक्वल। अब चूंकि क्वाड्रेटिक है, ध्यान रखिएगा, मतलब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर, तो आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं।
अगर रूट कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा, देखो ध्यान से। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब जो m की वैल्यू आएगी उसमें रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा। आप जानते हैं जब रूट के अंदर निगेटिव होता है उसको आयोटा कहते हैं, रूट के अंदर -1 हो इसको आयोटा कहा जाता है। तो अगर रूट्स आपके अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में हो तो इसे चाहे आप इमेजिनरी रूट कहिए चाहे आप कॉम्प्लेक्स रूट कहिए। क्लास 10th लेवल में हम कहते थे इमेजिनरी रूट्स, उन्हें छोड़ देते थे, बड़े हो गए तो कॉम्प्लेक्स रूट पे आ गए। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा अपने जोड़ीदार यानी अपने कंजुगेट के साथ आता है, तो रूट्स ऐसे होंगे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, नहीं समझे? यानी एक m की वैल्यू आएगी अल्फा प्लस आई बीटा, ये m1 मान लेते हैं, और एक m की वैल्यू आएगी अल्फा माइनस आई बीटा। अब इसका सलूशन निकालने का जो तरीका है वो हम इसके पहले वाले टॉपिक से ही करते हैं। जो इसका CF निकलने वाला है C1 e टू पावर अल्फा प्लस आई बीटा प्लस C2 e टू पावर अल्फा माइनस आई बीटा। हम बता इसलिए रहे हैं क्योंकि इसमें दो प्रकार से आंसर आते, दोनों को हम एक साथ बताते हैं। देखो ये बताइए, अगर इसको मैं एक मिनट x भी तो आएगा यहां पर, m1x होता है ना, m1x m2x, तो क्या इसको हम e टू पावर अल्फा x इंटू e टू पावर आई बीटा x लिख सकते हैं अलग अलग, और C2 इसको e टू पावर अल्फा x इंटू e टू पावर माइनस आई बीटा x लिख सकते हैं? भाई आप जानते हैं बेस इक्वल होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो ऐड थी हमने अलग अलग कर दी। अगर ध्यान से देखो तो e टू पावर अल्फा x कॉमन हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा C1 e टू पावर आई बीटा x प्लस C2 e टू पावर माइनस आई बीटा x। ये x बीटा के साथ है, समझ में आई बात नहीं आई? अब देखो ध्यान से, हमारे पास एक आइलर्स इक्वेशन है, e टू पावर आई थीटा को हम कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं। ये आइलर्स इक्वेशन होती है। e टू पावर आई थीटा को हम कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं, यानी e टू पावर आई बीटा को हम C1 हम इसको लिखेंगे कॉस बीटा एक्स प्लस आई साइन बीटा एक्स। समझ में आई बात नहीं आई? और जो आपका माइनस बीटा वाला है इसको लिखेंगे कॉस बीटा एक्स माइनस आई साइन बीटा एक्स। आइलर्स इक्वेशन है ये क्लास 10th में सॉरी 12th में थोड़ा बहुत बताई जाती है, जो जेई की तैयारी करते हैं उनके लिए जरूर बताई जाती है, ठीक है? एकेडमिक में तो नहीं बताई जाती है, बता देते हैं टीचर, ऐसा नहीं है। अब देखो ध्यान से, यानी ये CF निकल रहा है e टू पावर अल्फा एक्स। जरा एक बात ध्यान से देखिएगा, C1 cos बीटा एक्स और C2 cos बीटा एक्स में अगर हम चाहें तो C1 प्लस C2 cos बीटा एक्स लिख सकते हैं, और प्लस आई C1 माइनस C2 साइन बीटा एक्स लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, C1 प्लस C2 इज आल्सो ए कांस्टेंट, कांस्टेंट ही तो है ये, और क्या चीज है? C1 माइनस C2 इज आल्सो कांस्टेंट, तो हम चाहें तो इसको ले सकते हैं e टू पावर अल्फा एक्स कैपिटल C1 cos बीटा एक्स प्लस आई ये कैपिटल C2 इंटू आई साइन आई लिख दो। अच्छा, यहां पर आई C2 साइन बीटा एक्स ले सकते हैं ना, तो ये आपका ये सोल्यूशन आएगा, ठीक है? देखिए इसका आंसर एक और फॉर्म होता है, उसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं C1 e टू पावर अल्फा एक्स cos बीटा एक्स प्लस C2, ये फॉर्मेट भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? मतलब कहीं कहीं ये लिखा होता है और कहीं कहीं ये लिखा होता है, दोनों फॉर्मेट लिखे जाते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई आपको, है ना, कि ये कैसे लिखा जाता है। अब देखो ध्यान से, ये एक्चुअली आया कैसे? देखिए अगर cos a प्लस बी लगा दो तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b होगा। अगर इसको आप खोलोगे तो cos बीटा एक्स लिखा हुआ है और cos C2 को आप C1 लिख सकते हो। भाई cos C2 इज आल्सो ए कांस्टेंट, और sin बीटा एक्स लिखा हुआ है और cos और sin C2 को आप
साइन C2 को C2 लिख सकते हो, तो ये फॉर्मेट भी होता है। ठीक है, अब आते हैं कि भाई कैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है। ये दो ही, अच्छा इसमें इमेजिनरी रूट्स यानी कॉम्प्लेक्स रूट और रिपीटेड भी हो सकते हैं, लेकिन रिपीटेड यहाँ नहीं होंगे क्योंकि आप सेकेंड ऑर्डर पढ़ रहे हो, रूट दो ही निकलने वाले हैं, m की दो ही वैल्यू निकलने वाली है। ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं बताएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमने कहा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर माइनस 6dy by dx माइनस 6dy by dx प्लस 25y इज इक्वल टू 0। अगर ध्यान से देखिए राइट हैंड साइड इज गिवन 0, यानी अगर आप ध्यान से देखिए यहां पर qx इक्वल टू 0 गिवन है, तो ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है। हमने क्या कहा था, राइट हैंड साइड 0 है तो होमोजीनियस है। ठीक है, इसको एक फॉर्मेट लिख सकते हैं d2 d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 25y इज इक्वल टू 0। एक्चुअली ये fd लिखा जाता है, fdy इज इक्वल टू 0। ये जो पूरा ब्रैकेट है ये d का फंक्शन है, इसलिए इसको fd लिखा जाता है। अब क्या करेंगे, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो अगर सिंपली ये फैक्टराइज्ड हो रहा है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपने पढ़ा होगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पर। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि सिंपल में भी फैक्टर हम नहीं कर पाते हैं, तो आप श्रीधराचार लगा दीजिए। ठीक है, तो m की वैल्यू यहां क्या निकलने वाली है, माइनस b यानी 6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू a इज 1 b इज 25 अपॉन 2a। अब यहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें, abc की वैल्यू निकालें। अब एक ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड या बीटेक स्टूडेंट के लिए वो नहीं, वो डायरेक्ट अब लिख सकते हैं। ठीक है, गलती न हो बस ये। ठीक है, कि डायरेक्ट कर रहे हैं, बोले मैं तो बीटेक का हूं, मैं तो ग्रेजुएशन का हूं, पता चला उसमें सिंपल जो है स्क्वायरिंग दिक्कत हो रही, ये ना हो। 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 36 माइनस 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस का 64 आएगा अपॉन 2। अगर ध्यान से देखिए तो 6 प्लस माइनस 8i अपॉन 2 और 2 से डिवाइड कर दो तो आ गया 3 प्लस माइनस 4i। अब यहां कहने की जरूरत नहीं है कि आपका जो रूट है वो कॉम्प्लेक्स रूट है। ठीक है, कैमरे में आ रहा ना पूरा। तो आपकी जो m की वैल्यू आई है, m की जो वैल्यू आई है वो आई है 3 प्लस माइनस 4i। देखो इसको अब आपको जो अभी हमने आइलर्स से समझाया है ना, उससे नहीं करना है, इसको आप डायरेक्ट करोगे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो CF क्या होता है, डायरेक्ट कर दो e टू पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, या तो ये लिख दो या C1 e टू पावर अल्फा एक्स cos बीटा एक्स प्लस C2 लिख दो, दोनों तो आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब मैंने इसलिए बता दिया कि कहीं पर आप आंसर मैच कर रहे हो और मैच ना हो रहा हो तो वो भी एक आंसर हो सकता है। देखो तो e टू पावर, ये CF निकलना है, ध्यान रखिएगा, e टू पावर अल्फा एक्स बोले तो 4x, 3x, अल्फा 3 है, C1 cos 4x प्लस C2 sin 4x, ये आपका CF निकला। हमने कहा एक्चुअली में जब आपका होमोजीनियस इक्वेशन होता है तो CF ही आपका, मतलब CF ही आपका सोल्यूशन होता है, लेकिन आप नियम यह है कि भाई पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए इसका 1 अपॉन FD ऑफ QX। अब चूंकि Q 0 है तो PI 0 हो जाएगा, तो जो कंप्लीट सोल्यूशन निकलेगा, कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI, तो y इज इक्वल टू e टू पावर 3x C1 cos 4x प्लस C2 sin 4x। समझ में आई बात नहीं है? अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 1 है तो dy by dx की वैल्यू 1 है, ऐसा हमने दे दिया आपको कंडीशन। ठीक है, या हमने ये भी दे दिया जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, दो कंडीशन दे दी। तो आप एक बार x को 0 और y को 0 यहां लिख दो,
तो आपका एक C1 C2 में रिलेशन आ जाएगा, और एक बार आप x को 1 और y को 2 रख दो तो C1 C2 में एक और रिलेशन आ गया, दो रिलेशंस आ गए, दोनों से C1 C2 की वैल्यू निकाल ली आपने। जब C1 C2 की वैल्यू निकाल ली तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ गई ना आपकी, C1 5 आ गया, C2 3 आ गया, तो उठा के यहां रख दिया, तो वो फिर आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है? पर्टिकुलर सोल्यूशन। मतलब अगर आपको कुछ कंडीशंस दे दी जाएं, उस कंडीशन से कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल लें, तो कांस्टेंट की वैल्यू अब फिक्स हो गई ना, अब तो चेंज होने वाली नहीं है, तो इसलिए उसको पर्टिकुलर सोल्यूशन भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया कि जब इसके कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं तो कैसे निकालते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तरीका हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है।